तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। मैं आनंद मनस्वी आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं आज फिर शिक्षा मनोविज्ञान की वो क्लास जहां हम आज बहुत बेहतरीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में बात करेंगे। कल तक हमने देखा कि किस तरीके से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पढ़ी जाती थी। समय कालखंड परिवर्तन के साथ साथ मनोविज्ञान की विभिन्न विचारधाराओं के बारे में हमने पढ़ने का प्रयास किया। साथ ही हमने देखा किस प्रकार आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मस्तिष्क का, व्यवहार का, इन सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद 20वीं 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार पे आके रुका हुआ था। अब इस मनोविज्ञान में हम विभिन्न प्रकार की शाखाओं के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, हमें पढ़ना क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़नी है। लेकिन हमने शुरुआत किससे की है, मनोविज्ञान से। तो क्या अंतर है मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में? बेटा जी, मनोविज्ञान की कई शाखाएं हैं। तो मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं तो मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, और उन प्रमुख शाखाओं में हमारी एक शाखा है जिसे हम कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी। और हमारा विषय भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हमें पढ़ना है। तो सर, इस साइकोलॉजी की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी है, आप एक बार बता देंगे हमें? चलिए, कुछ इसकी शाखाओं के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। और पहली ही जो शाखा है हम देखते हैं बेटा जी, सामान्य मनोविज्ञान। पहली शाखा क्या है, सामान्य मनोविज्ञान। यही कह रही है भाई, मैं क्या हूं, मनोविज्ञान। यानी कि सामान्य बालकों पर अध्ययन करने के लिए जो बालक, आम बालक होते हैं, साधारण बालक होते हैं, सामान्य बालक होते हैं, जो जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है। देखो, ये विशिष्ट, पिछड़े और इस ऐसे बालकों की संख्या कम होती है, जबकि इन सामान्य बालकों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है। उनका अध्ययन करने वाला क्या रहेगा, या किसी सामान्य व्यक्ति के सामान्य व्यवहार का अध्ययन, इसमें क्या किया जाता है। व्यक्ति भी क्या है बच्चा, किसी सामान्य व्यक्ति के, व्यक्ति भी कैसा है सर, सामान्य है। किसी सामान्य व्यक्ति के सामान्य व्यवहार, सामान्य व्यवहार का अध्ययन। लो बेटा जी, तो व्यक्ति भी कैसा है, सामान्य है, और उसका व्यवहार भी कौन सा वाला, जो सामान्य व्यवहार है, उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, सामान्य मनोविज्ञान के अंदर। फिर हम बात करेंगे विशिष्ट मनोविज्ञान के बारे में, या असामान्य। पहले देखते हैं असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान, आइए बेटा बात करते हैं। तो फिर सर, असामान्य मनोविज्ञान में व्यक्ति कैसा होगा? जब सामान्य मनोविज्ञान में व्यक्ति सामान्य है, तो असामान्य मनोविज्ञान में जाएंगे तो व्यक्ति भी कैसा हो जाएगा आपका, असामान्य व्यक्ति का अध्ययन करने वाली शाखा। बिल्कुल, लो बात करते हैं असामान्य व्यवहार की। असामान्य व्यवहार का अध्ययन। ठीक है सर, हमने दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात की। यहां मैं आपको 10, 15, 20 शाखाओं के बारे में बात करूंगा बेटा। एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है, एग्जाम में सवाल आ जाता है। जैसे ही आपका पहला टॉपिक क्लियर होगा, मैं बहुत सारे एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर छोड़िए, ये जो क्लासेज आपके लिए चल रही है, अभी तक हम जो 3-4 क्लास पीछे की ले चुके हैं, क्या ये आपके लिए कारगर है? क्या आप कुछ इसमें अच्छा पढ़ पा रहे हैं? देखिए, क्या मनोविज्ञान को इस तरीके से YouTube के माध्यम से आपको पूरा पढ़ा दिया जाना चाहिए, या फिर इसके एमसीक्यूज फॉर्मेट में हमें इसे आगे लेकर चलना चाहिए? दीपावली के बाद किस तरीके की चीजें हमें आगे की ओर बढ़ानी चाहिए? आप मुझे
इसके बारे में क्लास खत्म होने के बाद एक कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे और आपकी राय उसमें क्या करेंगे, मुझे बता कर जाएंगे। हमने दो चीजों के बारे में बात की, एक आपका सामान्य मनोविज्ञान के बारे में बात की, एक असामान्य मनोविज्ञान के बारे में बात की। अब बात करता हूं मैं आपका जो तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा वो है बाल मनोविज्ञान। क्या है, देखो यहां से सारे सवाल बनने लग गए आपके। बाल मनोविज्ञान, ओके सर, किसके बारे में बात कर रहे हैं? बाल मनोविज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। अब बाल मनोविज्ञान के आपको पूछा जाए इसका जनक किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में इतने जवाब आ जाने चाहिए कि मुझे लगे कि हाँ मैं सही बच्चों को पढ़ा रहा हूं। पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल सीरियस है, सिंसियर है और डेडिकेशन के साथ में अपनी पढ़ाई क्या कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं। तो बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का क्या कह दिया जाता है, जनक कह दिया जाता है। उसके आगे की ओर चलते हैं तो स्टैनले क्या लिख दिया गुरुजी, स्टैनले हॉल, इसको बाल मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक। और बाल मनोविज्ञान कह दिया तो अध्ययन किस पे करोगे भाई, बूढ़ू पे करोगे क्या? नहीं सर, बाल मनोविज्ञान में बच्चों के व्यवहार पर अध्ययन किया जाता है, बालकों के व्यवहार पर, बालकों के व्यवहार पर अध्ययन किया जाता है। बालकों के व्यवहार पर अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है मनोविज्ञान की, उस शाखा को हम बाल मनोविज्ञान के रूप में जानते हैं। फिर मैं बात करता हूं, जब बालक के बाद में फिर किसके बारे में बात करेंगे, तो किशोर मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, आइए बेटा जी, अगला टॉपिक है हमारा, इसमें अगला जो मनोविज्ञान कौन सा है, किशोर मनोविज्ञान। भाई जब नाम से प्रसिद्ध हो गया, भाई किशोर मनोविज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं तो किसके बारे में, बच्चों के बारे में नहीं ना, बालकों के बारे में नहीं, शैशवावस्था के बारे में नहीं, तो फिर किसके बारे में बात करेंगे, हाँ 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के बच्चों के बारे में अध्ययन करेंगे WHO के अनुसार। देखो किशोर मनोविज्ञान का जनक भी कौन है, वही आपका स्टैनले हॉल। सवाल पूछेगा किशोर मनोविज्ञान का जनक कौन है, और जो किशोरावस्था है अलग अलग लोगों ने उसका अलग अलग कालक्रम निर्धारित किया। आगे चलकर जब हम विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे वहां पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए अलग अलग मतों के बारे में बात करेंगे। सामान्यतः अगर मैं बात करूं या WHO के अनुसार मैं बात करूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पर मैं बात करूं, तो 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के बालक को किशोर मनोविज्ञान के अंदर रखा गया है या किशोरावस्था के अंदर रखा गया है। तो हम इसमें किसका अध्ययन करेंगे, 10 वर्ष के बालकों का, 10 से 19 वर्ष के बालकों का अध्ययन करेंगे। तो WHO के अनुसार, WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष के बालकों का अध्ययन, तो 10 से 19 वर्षों तक के बालकों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में करेंगे वो कौन सी है, किशोर मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, इसके जनक भी कौन है, स्टैनले हॉल। किशोर मनोविज्ञान, इसके जनक भी कौन है, स्टैनले हॉल। अगला अगर मैं बात करूं तो बालक के बाद में एक मनोविज्ञान आता है, उसे कहते हैं हम प्रौढ़ मनोविज्ञान। प्रौढ़ मनोविज्ञान। अब हम 19 वर्ष से ऊपर, यानी कि जो बच्चा टीनेजर नहीं रहा है और टीनेजर से आगे की उम्र में या आगे के पड़ाव में जो बच्चा दाखिल हो चुका है, प्रवेश ले चुका है, उसे हम प्रौढ़ कहते हैं। और इन प्रौढ़ों पर जो अध्ययन किया जाएगा हमारे काम का विषय नहीं है ये आगे चल के, हमें सिर्फ 3 चीजों पे ध्यान रखना है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बस यहां तक हमें देखना है।
तो यहां मुद्दा क्या है, तो प्रौढ़ मनोविज्ञान में किसके बारे में बात करेंगे, आप सबको नाम से मालूम चल रहा है, प्रौढ़ों के बारे में बात करेंगे। 19 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के व्यवहार के बारे में बात करेंगे। तो किससे, 19 वर्ष से अधिक उम्र, अधिक आयु के व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर लिखना बेटा जी कि क्या शिक्षा मनोविज्ञान को पूरा आपको इसी तरीके से पढ़ा दिया जाए। जी बेटा जी, आपके कमेंट जब आएंगे तब ही मुझे जाकर थोड़ा सुकून मिलेगा और मजा आएगा, लगेगा हाँ। और फिर अपना डायलॉग क्या रहेगा, र सुल्तान कर दी चढ़ाई। और मेरे जितने भी लाडे से सुल्तान है, तो प्रौढ़ के बाद में जब छठे नंबर पर जिस मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे वो रहेगी आपकी विकासात्मक मनोविज्ञान। कैसा मनोविज्ञान, विकासात्मक। अब सिर्फ नाम लिख दूं क्या, आगे सिर्फ नाम लिखता चलूं, फिर आगे अपन चल के इनके बारे में और चर्चाएं कर लेंगे। तो विकासात्मक मनोविज्ञान, जो बालक है उसकी विभिन्न अवस्थाओं में या बालक के विकास के विभिन्न चरणों में, विभिन्न स्तरों के बारे में जिस मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसे विकासात्मक मनोविज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे, तो बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का या चरणों का अध्ययन, बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन जिस शाखा में, मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। अगला है निदानात्मक मनोविज्ञान। यहां से सवाल बन सकता है, निदानात्मक मनोविज्ञान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आ सकती है। यहां पर आपसे सवाल पूछा जाएगा, निदानात्मक मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछा जाएगा, समस्या के कारणों को जानने वाली मनोविज्ञान की शाखा कौन सी है। तो समस्या के जो कारण है उनको जानने वाली, निदान और उपचार हम दोनों चीजें देखते हैं। तो बेटा जी आप पाएंगे कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्या के कारणों को जाना जाता है वो निदानात्मक मनोविज्ञान में काउंट किया जाता है। आप ये बात जरूर याद रखेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो भी लाडेश्वर बच्चा इस क्लास में बैठा हुआ है अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और मुझे बिल्कुल आश्वस्त करे कि सर हाँ, हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में इस क्लास को पढ़ रहे हैं, और जब परिणाम आएगा तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में आपको हम हमारा जो सिलेक्शन लेटर है यानी कि ज्वाइनिंग लेटर है उसकी फोटोकॉपी जरूर सेंड करेंगे। आपको बताएंगे सर लो, हम आप सबने मिलकर जो साथ मेहनत की थी डीसीसी इस प्लेटफॉर्म पर वो आज रंग लाई है। वो दिन सार्थक रहेगा मेरे लिए और आपके लिए, मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना उस दिन सार्थक होगा। तो सहमत है मेरी बात से तो मुझे कमेंट बॉक्स में आश्वस्त करे कि हाँ सर, हम पढ़ाई में इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले। तो निदानात्मक मनोविज्ञान में हमने देखा कि समस्या का जो कारण है ना उसके बारे में पता लगाया जाता है। तो क्या रहेगा, समस्या के कारणों का पता लगाना, कारणों का पता लगाना इसके अंदर काउंट किया जाता है। समस्यात्मक मनोविज्ञान के अंदर समस्या के कारणों का पता लगाने को इसमें काउंट किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे औद्योगिक मनोविज्ञान की। कौन सी है? औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान, सीधी सी बात बताऊं, उद्योग जगत में
जो व्यक्ति है वो किस तरीके से सोचते हैं, उनका अपने यहाँ काम करने वाले व्यक्तियों के प्रति का दृष्टिकोण कैसा है, उनका अपने बिजनेस को लेकर वो किस तरीके से उनकी थॉट प्रोसेस होती है, वो अपने देश को लेकर किस प्रकार से, मतलब ऑल ओवर उसका व्यवहार कैसा होता है, एक बिजनेसमैन की पर्सनैलिटी कैसी होती है, उन सारी चीजों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो औद्योगिक मनोविज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो उद्योग जगत में कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार में अध्ययन, किसमें? उद्योग जगत में कार्य करने वाले, उद्योग जगत में कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन, व्यक्तियों का अध्ययन, के व्यवहार का अध्ययन या व्यक्तियों का अध्ययन, ऐसे लिख दीजिएगा आप। ये किसमें आता है आपके? तो बेटा जी ये आ गया औद्योगिक मनोविज्ञान के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपराधिक मनोविज्ञान, कितने नंबर हो गया था अपना? 8 नंबर हो गया, 9 नंबर। तो 9 नंबर पर हम बात करेंगे आपराधिक मनोविज्ञान। आपराधिक मनोविज्ञान, और आपराधिक मनोविज्ञान के अंदर अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई साधारण से आदमी हम आपका तो अध्ययन करेंगे नहीं। इसमें अपराधियों के व्यवहार पर अध्ययन किया जाता है, देखा जाता है कि किस तरीके से एक अपराधी समाज में किन किन चीजों के कारण या किन किन चीजों के चलते वो अपराध करता है, अपराधी का नेचर किस तरीके से, उसका माइंडसेट कैसा होता है, वो किस तरीके से सोसाइटी के बारे में सोचता है, ये सारी की सारी चीजों पर अध्ययन किया जाता है ना। तो उस एक अपराधी के ऊपर जो अध्ययन किया जाएगा, है ना, अपराधी के व्यवहार पर जो अध्ययन किया जाएगा, तो वो किस में आएगा? आपराधिक मनोविज्ञान। तो अपराधी के व्यवहार का अध्ययन, अपराधी के व्यवहार का जिस मनोविज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाएगा उसे आपराधिक मनोविज्ञान कहते हैं, उस शाखा को आपराधिक मनोविज्ञान कहते हैं। और मैं बात करूं तो सैन्य मनोविज्ञान, कौन सा मनोविज्ञान है? सैन्य मनोविज्ञान। पढ़ते चलो बेटा जी, मनोविज्ञान। कई बार यहां से सवाल पूछ लिया जाता है, तो सैन्य मनोविज्ञान में किसकी? भाई जो सैनिक होगा, एक सैनिक देश को लेकर कैसे सोचता है, जैसे हम सोचते वैसे थोड़ी सोचता है। सोचिए, हम सोचते हैं अगर देश हित की बात आए और अपने स्वार्थ कहीं छुपे हुए रहे तो हम एक बार वैसे तो देश के बारे में सोचेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह अपने स्वार्थ अपने मस्तिष्क में बजते रहेंगे। लेकिन एक फौजी, एक सैनिक के लिए उसके पीछे उसका परिवार, उसके माता पिता, उसका गांव, उसके बच्चे, उसके सब कुछ, सारी चीजें गौण रहती है, शून्य रहती है, एक तरीके से टेबुला रेसा होता है, यानी कि खाली स्लेट होती है। और बच्चा जो भी है वो देश है, वो सरहद है, वो सीमा है जहां पर वो अपने प्राणों को भी न्योछावर करने के लिए तैयार रहता है। तो सैनिकों के जो व्यक्तित्व के बारे में, ये व्यवहार के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे सैन्य मनोविज्ञान कहते हैं। तो सैनिकों के व्यवहार का अध्ययन, सैनिकों के व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का जिसमें अध्ययन किया जाएगा उस शाखा को हम कहेंगे सैन्य मनोविज्ञान। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके, तो बेटा जी परा मनोविज्ञान। बताइए, परा मनोविज्ञान। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, परा मनो विज्ञान। एक महाराज है, मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा, पर आजकल बहुत सारे महाराज अभी ट्रेंड में है जिन्हें पहले से ही चीजों के बारे में आभास हो जाता है। वो अलग बात है, ईश्वर जाने, वो जाने, उनका काम जाने।
हो सकता है अंतर्यामी हो, और हो सकता है पाखंड हो, कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं ना कि आप मरे तभी स्वर्ग मिलता है, आप मरे स्वर्ग मिले। तो स्वर्ग किसने देखा? जो मरा। बताया किसने? वो लौट कर थोड़ी आया। तो वो बहुत अलग मुद्दा, अलग बात है। हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि पहले से किसी चीजों का जो आभास हो जाता है किसी को, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो अध्ययन किया जाता है वो मनोविज्ञान की परा मनोविज्ञान शाखा के अंदर किया जाता है। हाँ, आज हम कहते हैं ना कि इस बात का तो उसको पहले से ही पता चल गया था, पूर्व में आभास हो गया था। कई बार तो आप भी ज्ञानी ज्योतिषी बनी जाते हो, कई बार तो आप भी कह देते हो ये बात तो मुझे पहले ही मालूम चल गई थी। अरे भैया, मालूम चल गई थी तो अपना रिजल्ट काहे को नहीं देखा रे? हाँ, तो हम बात कर रहे हैं परा मनोविज्ञान, और परा मनोविज्ञान में किसके बारे में बात करते हैं बताइए आप मुझे। तो किसी भी व्यक्ति को पूर्वाभास क्यों होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पूर्व आभास क्यों होता है का अध्ययन। किसी भी व्यक्ति को पूर्वाभास क्यों होता है, इसका अध्ययन। और अब हम खेल मनोविज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भैया, खेल भी एक मनोविज्ञान है, और खेल मनोविज्ञान, कौन सा मनोविज्ञान? खेल मनोविज्ञान। तो किसके बारे में बात करोगे? बताओ बेटा, खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करोगे या नहीं करोगे? तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो कॉलमैन, इसके जो समर्थक है, खिलाड़ियों के व्यवहार का अध्ययन करने वाले कौन थे? कॉलमैन। खिलाड़ियों के व्यवहार पर अध्ययन, खिलाड़ियों के व्यवहार पर अध्ययन, व्यवहार पर अध्ययन। और खिलाड़ियों के व्यवहार पर अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कॉलमैन नामक एक व्यक्ति है। और इन कॉलमैन साहब ने किस पर अध्ययन किया है? खिलाड़ियों के व्यवहार पर अध्ययन करने वाली शाखा, यानी कि आपकी कौन सा मनोविज्ञान हो गया बेटा जी? खेल मनोविज्ञान। इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी अगली शाखा के बारे में बात करते हैं, तो तुलनात्मक मनोविज्ञान। एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, पशु पक्षी, मानव और इनके चारों तरफ का वातावरण, मानव उस वातावरण को किस तरीके से डील करता है, पशु पक्षी उस वातावरण को किस तरीके से डील करते हैं, उस वातावरण के प्रति पशु पक्षियों का व्यवहार और मानव व्यवहार के अंदर जो अंतर है, जो भिन्नता है, इस भिन्नता को पर अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान की जो शाखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ये सवाल आपके लिए बन जाएगा। तो लिखो मेरे प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं तुलनात्मक मनोविज्ञान। तुलनात्मक मनोविज्ञान। किसमें तुलना करवा रहे हैं? जानवर व मानव के व्यवहार में। पशु व मानव के व्यवहार के बीच में क्या है? तो इंपॉर्टेंट चीज है, मानव व पशु, पशुओं के व्यवहार में तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन। तो मनोविज्ञान की वो शाखा जो मानव और पशुओं के व्यवहार में तुलनात्मक अध्ययन करे, उसे तुलनात्मक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। अब मैं बात करता हूं प्रायोगिक या फिर आधुनिक मनोविज्ञान। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिंदु पर चर्चा कर लेता हूं, प्रयोगात्मक या आधुनिक मनोविज्ञान। और मैं इस पर बात कर चुका हूं पहले ही। प्रयोगात्मक या आधुनिक
मनोविज्ञान। पहले ही हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं जब हम विलियम वुंट साहब को पढ़ रहे थे। तब मैंने आपको बताया विलियम वुंट ने पहली बार जर्मनी के लिप्जिंग शहर के अंदर एक प्रयोगशाला स्थापित की जिसमें किशोर और किशोरियों की मानसिक चेतना के ऊपर प्रयोग किए गए। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बात हुई कि नहीं? ये लाइन कितने बच्चों को जैसे मैंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान लिखा और आपके जहन में आ गई थी? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ बेटा जी, कितने लोगों के जहन में ये बात एक ही बार में पहले घर कर गई थी? हाँ सर, आप सही कह रहे हैं कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यही है। हाँ जी बेटा, मुझे कमेंट जरूर छोड़े। आपके लाइक, कमेंट, शेयर और आपके द्वारा इस क्लास को दी गई सकारात्मक ऊर्जा मुझे भी ऊर्जा से लबरेज करती है और आपकी बहुत आवश्यकता है। तो मुद्दे की बात पे आते हैं और मुद्दा क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट। इसका जो जनक है वो कौन है आपका? विलियम वुंट साहब को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बारे में हमें पहले से ही बात हो चुकी है। इसके बाद मनोविज्ञान की उस शाखा के बारे में बात करते हैं जो शाखा और महत्वपूर्ण है और वो है आपकी व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। व्यवहारात्मक मनोविज्ञान, व्यवहार और जिस चीज के लिए हम कर रहे थे बेसब्री से इंतजार, वो चीज आपके बीच अब मैं उपस्थित करूंगा। उस चीज को कहते हैं बेटा जी, वो चीज है आपकी शिक्षा मनोविज्ञान। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे पूछूं, असुलझी गुत्थियों को सुलझाने के लिए मनोविज्ञान की कौन सी शाखा का प्रयोग किया जाता है? असुलझी गुत्थियों को सुलझाने के लिए मनोविज्ञान की कौन सी शाखा का प्रयोग किया जाता है? आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जल्दी से लिखकर बताएं बेटा जी। ये सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं आज की क्लास में। शिक्षा मनोविज्ञान से तो शुरुआत करूंगा मैं, इसमें अगली जो आपकी शाखा है वो कौन सी है? शिक्षा मनोविज्ञान, जिसे हमें पढ़ना है। ये मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसे हम कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। लो भैया, आपकी आ चुकी है एजुकेशनल साइकोलॉजी। जिस बिंदु पर हमें बात करना था वो आपके लिए आ चुका है। तो मुझे बताइए, क्या सारी चीजें आपकी क्लियर हुई है? हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में भी चर्चा करेंगे, बहुत ही जल्द करेंगे। लेकिन मेरा जो सवाल है, असुलझी गुत्थियों को सुलझाने के लिए मनोविज्ञान की कौन सी शाखा प्रयोग में ली जाती है? बस इतना सा जवाब दे दीजिए आप मुझे। मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी तो आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए, क्या रहेगा राइट आंसर? शाबाश बेटा जी, बहुत अच्छा। एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे, लेकिन कल की क्लास में बात करेंगे। आज आप इन मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में बात समझ चुके हैं, क्योंकि मैं दीपावली तक आपको इन छोटे छोटे सेशन के माध्यम से थोड़ी रुचि उत्पन्न करवाना चाह रहा हूं, ताकि मनोविज्ञान को लेकर आपके मस्तिष्क पटल पर जो विचार बनते हैं उनमें बदलाव आए। और हम जब बहुत बेहतरीन करने चले दिवाली के बाद, तो फिर आप लोगों को मनोविज्ञान अपने परिवार का एक सदस्य लगे। कि जब तक आप किसी भी चीज से
फेमिलियर नहीं हो जाते, पारिवारिक नहीं हो जाते, तब तक वो चीज आपके लिए जटिल होती है, कठिन होती है, सीखना मुश्किल होती है। लेकिन जिस दिन आप उस चीज से फेमिलियर हो जाएंगे, उस दिन के बाद वो चीज आपके लिए बहुत सहज हो जाएगी, सरल हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, मनोविज्ञान आपको कैसी लग रही है? कल मैं आप लोगों के बीच शिक्षा मनोविज्ञान और उससे संबंधित जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो लेकर आऊंगा। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, कुछ एमसीक्यूज करेंगे, और उन एमसीक्यूज के बाद में फिर हम और कुछ अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो भी आप लोग चाहेंगे उस तरीके से इसे हम लेकर चलेंगे। बस कमेंट बॉक्स में आपकी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। आप बताकर जाएंगे क्लासेस तो कैसी लग रही है और हम इनको आगे किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।